महानामा अल्फाज हिंद और मासिक पत्रिका मध्य भारत टाइम्स के तमाम देखने और सुनने वालों को रेहान कौसर का आदाब। 21वीं सदी के कुछ सुलगते हुए मौज़ूआत जिन पर जो है बहुत ज़्यादा जो है अब हमारे माशरे पर असर हुआ है, उसमें से सीए जो कानून था, उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा गहमा-गहमी का आलम बरपा हुआ है, तो वो है वक्फ़ तरमीमी बिल, जो कि पार्लियामेंट में पेश किया गया था, लेकिन कुछ इंडिया गठबंधन के जमातों और कुछ जो एनडीए में शामिल पार्टियां हैं, उनके एहतजाज के बाद इसको पार्लिमानी कमेटी में जो है पेश किया गया। और इसी मौजू पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ अब्दुल गफूर पातशाह साहब मौजूद है, जो वस्त हिंद यानी कि ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर से वाबस्ता है। और आप जो है एक ऐसा काम कर चुके हैं जो बहुत कम लोगों के नसीब में आता है कि उर्दू में रोज़नामा निकालना वो किसी जो है दीवाने का ही काम हो सकता था। और ऐसे ही एक दीवाने हमारे साथ अब्दुल गफूर पातशाह साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी है। और जब वक्फ तरमीमी बिल के ताल्लुक से बातचीत करने का जो हमने सोचा, तो हमारे ज़हन में जो पहला नाम उभरा वो अब्दुल गफूर पातशाह साहब का है। तो सबसे पहले तो मैं आज की इस खुसूसी पॉडकास्ट में मैं पातशाह सर आपका बहुत-बहुत जो है आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तमाम देखने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। जी। अब सवाल जवाबात के सिलसिले की तरफ हम चलते हैं। पहला सवाल है कि जो कि वक्फ के मकसद के ताल्लुक से है, क्या ये वक्फ संपत्ति के बेहतर प्रबंधन के लिए है या इसके और भी कोई उद्देश्य है? इस ताल्लुक से आपका क्या नज़रिया है, वो हमारे देखने वालों को उसकी रहनुमाई फरमाएं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना होगा सर कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, इसके दूर अंदेशी के जो अंजामात रहेंगे, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये जो बिल आया है, इसको लाने के पीछे उनकी मंशा और इससे होने वाले वक्त के एतबार से नुकसानात, दोनों पे ही सभी लोगों को नज़र रखनी होगी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी सरकार ने इस बिल को लाकर कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक खौफ का माहौल, एक अजीब-सा देश में माहौल पैदा करने की कोशिश की। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन नुकसान क्या होंगे वो सबको नज़र आ रहे हैं। बिल का जो ड्राफ्ट पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये बिल कहीं पर भी फिज़िबल नहीं है। जी सर। पे जाकर आरती करने की कंडीशन में है नहीं, और ये लोग जो है इसी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने ये बिल लाकर कहीं न कहीं दरगाहों में अपने लोगों को बिठाकर बाद में उसको डिस्प्यूटेड करके कलेक्टर के माध्यम से कोर्ट तक पहुँचाने का और कोर्ट के माध्यम से सरकार के ताबे में ये प्रॉपर्टी को लेके जाने का एक लंबा प्लानिंग है, जो आने वाले समय में कहीं न कहीं नज़र आएगा। आज लोगों ने इसको उसके खिलाफ में वोटिंग नहीं करके ये साबित किया है कि सरकार के फैसले से वो डरे हुए हैं। सरकार का कहना है कि इससे जो वक्त की संपत्ति है, इस कानून के आने के बाद जो है, वो वक्त की जो संपत्ति है, उसका जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से या ठीक ढंग से हो सकता है। तो ये बात जो है आपकी बात से जो है उसमें तज़ाद नज़र आ रहा है। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, प्रबंधन को ये पारदर्शिता में लाके खड़े नहीं करना चाहते। ये 2 लोग जो होंगे, तो उनका इस वक़्त बोर्ड के अंदर क्या रोल रहेगा, सरकार बता क्यों नहीं रही? क्यों 2 लोगों की ज़रूरत आज महसूस हो रही है? 95 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 95 के अमेंडमेंट के बाद में अभी तक जो चल रहा है, आज 2025 हो रहा है। आज को 30 साल के अरसे में कहीं पर भी कोई वक़्त की प्रॉपर्टी का मिसयूज़ होते हुए नज़र आया क्या? आज जो चीज़ें हैं, इनको समझ में आ गया है कि अगर मान लो आज मुस्लिम ये प्रॉपर्टियों का एक खुद मुख्तारी जो है मुसलमानों के पास थी, इनके हाथ से लेकर इसको सेंट्रलाइज़ बनाने की कोशिश हो रही है। कहीं न कहीं मुसलमानों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि साहब इस देश में जब आप रह रहे हो, तो आपके तरीके से कुछ नहीं होगा। ये वक़्फ़ प्रॉपर्टियों का जो बिल अमेंडमेंट का जो उन्होंने प्लानिंग किया हुआ है, आने वाले वक़्त में इसके असरात बहुत ख़राब होने वाले हैं, ये सबको समझ जाना चाहिए। वक़्फ़ बोर्ड के अंदर जो लोगों को उन्होंने बिठा के रखा हुआ था, वो सब कहीं न कहीं चोर थे। उन्होंने सरकार बोल रही है कि वो प्रबंधन बराबर नहीं चला पा रहे थे, करके ये अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ी। अब मुझे बताइए कि जो लोग सरकार यानी प्रबंधन चला नहीं पा रहे थे,
उन लोगों से ही मशवरा किया गया कि क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है क्या? तो वो मना नहीं कर पाए और इसीलिए सरकार को लगा कि इसमें अब इस तरह के लोग होना चाहिए, जो सभी धर्मों के लोग रहेंगे और वो प्रॉपर्टी का प्रबंधन करेंगे। मुझे बताइए आपकी मस्जिद के अंदर अगर 2 ट्रस्टी नॉन मुस्लिम होंगे, तो आप मस्जिद का प्रबंधन कैसे चला पाओगे? ये इंसान को खुद सोचने की नौबत है। यहाँ पर उनके उनके लोगों का दरगाहों पे आस्था है, वो दरगाहों पे जाते हैं, लेकिन आपने किसी मुस्लिम को मंदिर में जाके पूजा करते हुए देखा है क्या? तो ये चीज़ों को आपको कंपैरिजन में जाना पड़ेगा। कहीं न कहीं उन्होंने जो साजिश रचे और उसका हम धीरे-धीरे हिस्सा बने जा रहे हैं। उन्होंने पहले हमको एनआरसी के ज़रिए उलझाने की कोशिश किया। कॉमन सिविल कोड पे हमारे तरफ से कोई बड़ा स्टेप नहीं होने की सूरत-ए-हाल है कि आज वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल को लाकर उन्होंने हमारे लिए आने वाले समय में खाई खोद डाली है और हमको आज भी अपने आँखों पे पट्टी बाँधे होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा। वक्फ के बोर्ड के जो अधिकारी या जो सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे, तो वो सरकार खुद करती थी या इसे पब्लिक जो है वो उनको उसको मुंतखब करती थी? सर देखिए, पहले ये होता था कि वक़्त के अंदर जो भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो सरकार ने क्राइटेरिया बना के रखा था। आप इसमें मुस्लिम सांसद थे, मुस्लिम जज थे, मुस्लिम वकील थे या मुस्लिम कोई ऐसा रिनोन आदमी जो कहीं न कहीं उनको लगता था कि यार ये इस चीज़ का मैनेजमेंट सँभाल सकता है। पहले सिर्फ़ मुस्लिमों के लिए ही ये प्रावधान था कि वो वक़्फ़ कमेटी के अंदर सरकार अपॉइंट करके भेजती थी। अब उन्होंने क्या कहा कि अभी भी सरकार ही करेंगी, लेकिन सरकार ने उसमें क्राइटेरिया कर दिया है कि 2 नॉन मुस्लिम होंगे, 1 लेडीज़ होगी उसमें, एक यानी वो कम्युनिटी से लोग होंगे जिनका मेजॉरिटी नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जिनकी मेजॉरिटी कम है, उनमें से 2 लोगों को आपको लेना होगा। तो 5 लोगों को उन्होंने लाके आपके सामने खड़े कर दिया। वक्फ बोर्ड का बॉडी होता है 9 लोगों का या 11 लोगों का। अब 5 लोगों को उन्होंने बाहर से लाके आपके साथ में बिठा दिया। तो आने वाले समय में ये 5 लोग सरकार के इशारे पे क्या डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे? फिर प्रबंधन चलाने में दिक्कत होंगी। आपस में जहाँ डिस्प्यूट आएगा, उसके मामले जो है तो कलेक्टर निपटाएगा। तो मैटर कलेक्टर के पास में जाएगा, कलेक्टर बोलेगा कि साहब आप निपटा नहीं पा रहे, कोर्ट जाइए, कोर्ट आपको बोलेगा रिसीवर बिठा देते हैं। वो एक रिटायर्ड जज को भेजेगा। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट होंगे, अपॉइंटमेंट में जो 2 मुस्लिम होंगे, उसके अंदर किसी भी कम्युनिटी से आ सकता है, जैन कम्युनिटी से आ सकता है, सरदार कम्युनिटी से आपके बोर्ड में आ सकता है। तो ये कहीं न कहीं प्रबंधन को आपके ऊपर लोगों को थोपने का एक साजिश करे। पहले ये क्राइटेरिया था, सरकार ही अपॉइंट करती थी, पहले भी सरकार ने अपॉइंट किया। लेकिन वहाँ पर क्राइटेरिया था कि जो भी सांसद, एमएलए, रिटायर्ड जज, वकील या सामाजिक संस्था से कोई जुड़ा हुआ आदमी अगर उस प्रबंधन में आना चाहता है, तो वो सरकार के लिए कहीं न कहीं क्राइटेरिया में होना चाहिए। क्या ये मतलब कोई विवाद का मुद्दा बन सकता है क्या? और क्या इस पे जो कानून और कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उस पर भी कोई प्रभाव आपके हिसाब से पड़ सकता है? विवाद ये हमेशा ही विवाद का मुद्दा रहेगा, क्योंकि आप समझिए प्रॉपर्टी का मैटर है, वहाँ पैसे का मामला है। अगर मान लीजिए आज मैं नागपुर से की बात करूँ या अजमेर की बात करूँ या मैं किसी बड़ी दरगाह की बात करूँ, तो यहाँ का इनकम सोर्स है, वो करोड़ों करोड़ों में है। अब क्या होगा कि जो लोग वहाँ बैठेंगे, तो दूसरे आदमी को आपसे हिसाब माँगने में कोई हिचक नहीं होने वाली, लेकिन अपने लोगों को उनको हिसाब देने में दिक्कत होने वाली है। तो ये होगा डिस्प्यूट का मामला और यहाँ पर फिर वो इस मामले को लेकर कहीं न कहीं कुछ न कुछ डिस्प्यूट 100% होने वाला है। आप बैलेंसिंग बनाने की उम्मीद मत करिए, क्योंकि जो कमिटियाँ हैं, उनमें ऑलरेडी डिस्प्यूट है। अब जो आदमी वहाँ जाएगा क्योंकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएँगे, अभी भी जो नियम बना है, नियम के अनुसार ये बेच नहीं सकते, लेकिन प्रबंधन के माध्यम से उसका यानी एक्सपेंशन कर सकते हैं। वहाँ पर जो लोग हैं उसको देने की बात होती है। तो कहीं न कहीं ये मामले आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़े करने वाला है। दोनों तरफ से मतलब उसकी हिमायत में और उसके खिलाफ में भी जो है वो ईमेल किए जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, तो इससे आपको क्या लगता है कि जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? सर मुझे एक चीज़ बताइए कि आज तक ये इतिहास है, जब से देश आज़ाद हुआ है और आज़ादी के बाद से अभी तक ये बोला जाता है कि साहब इस प्रॉपर्टी पे ये कानून के तहत में हम ये चीज़ करने वाले हैं। अगर आपका ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए। ये पहली बार हो रहा है कि उनसे पूछा जा रहा है कि आप इसके समर्थन में हैं क्या? इससे समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं न कहीं इनकी इंटेंशन क्या है? मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मैं आपके बाजू में घर बना रहा हूँ, तो ऑब्जेक्शन मँगाएँगे कि मोहल्ले वालों का समर्थन मँगाएँगे? ऑब्जेक्शन मँगाने की ज़रूरत थी। इन्होंने समर्थन का जो पोर्टल शुरू किया है, इससे समझ में आ रहा है कि ये आपस में एक-दूसरे को टकराव की स्थिति पैदा करने के मूड में है। आप देखिए इसका नतीजा कि यूपी से हिंदू बोर्ड की माँग उठी है कि हिंदू बोर्ड भी होना चाहिए, जैसे अगर उनके पास में वक्फ बोर्ड है तो हमारे पास में हिंदू बोर्ड होना चाहिए। अब हिंदू बोर्ड में कौन होंगे? क्या हिंदू बोर्ड में कोई मुस्लिम को रखने वाले हैं क्या? जब वक्फ के अंदर 2 लोगों को रख रहे हैं तो उनके हिंदू बोर्ड में कोई मुस्लिम को रखेंगे क्या? और मुस्लिम जाएगा क्यों? मुस्लिम का अपना एक धार्मिक ताना-बाना है, तो उसके दायरे में वो काम करता है, उसका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर काम करने वाली कौम है, डिसिप्लिन कौम है। तो ये कहीं न कहीं
विवाद को क्रिएट करने के लिए, यहाँ के माहौल को खराब करने के उद्देश्य से आने वाले समय में ये कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे को टकराव की स्थिति में रख कर आपस में एक-दूसरे से दूर रखने की सोच के तहत ये पूरी साजिश रची जा रही है। ताना-बाना 100% बिगड़ेगा इससे। और एनआरसी का जो वक़्त था, एनआरसी के वक़्त में कहीं न कहीं लोगों में उतना ज़्यादा खौफ नहीं था, लेकिन इस बार लोगों में ज़्यादा खौफ है क्योंकि एनआरसी के बाद में ट्रिपल तलाक हुआ है, ट्रिपल तलाक के बाद में कॉमन सिविल कोड हुआ है और फिर वक्फ कानून आया। और अमेंडमेंट सभी जो है मुसलमानों के लिए हो रहे हैं, ना कि उनके कोई इदारों के लिए या उनके कोई धार्मिक संस्थाओं के लिए। तो ये कहीं न कहीं उनकी मंशा पे सवाल उठाता है। जो बिल है इसके मुखालफत में है, तो इस बिल की विरोधियों की जो मुख्य चिंताएं अगर आप आसानी से आम सुनने वालों को समझाएं कि इसके विरोध की जो मुख्य चिंताएं क्या है आपके हिसाब से। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, चिंताएँ क्या होनी चाहिए? आज मुस्लिम जो है, उन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी सरकार से लिया नहीं है, कोई लीज़ की प्रॉपर्टी नहीं है। वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है, वो 100% मुसलमानों द्वारा अपने समाज के उत्थान के लिए दी गई प्रॉपर्टीज़ है, जिसका इस्तेमाल करके समाज में कहीं न कहीं लोगों को मदद पहुँचाने के उद्देश्य से किया जा रहा कार्य किया जाता है। मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसे हो या फिर बैतुल माल हो, जो चीज़ें हो रही हैं। ये तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने की नीयत से, मुसलमानों को अपलिफ्टमेंट की नीयत से, ये एक प्रावधान 1400 साल पहले सऊदी अरब से शुरू हुआ था और वो पूरे वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। भारत में ही नहीं, बाकी जगह पे वक़्फ़ की प्रॉपर्टियों का प्रबंधन हो रहा है और ये तमाम चीज़ें जो है, कहीं न कहीं सभी के लिए अपने-अपने तरीके से काम करने का एक ज़रिया है। अब इंडिया के अंदर आज जो भी चीज़ें मौजूद हैं, आज रेलवे और इन लोगों के बाद में तीसरे नंबर पे वक़्फ़ की प्रॉपर्टीज़ आती है। तो ये प्रॉपर्टी रेलवे की प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी है। बाकी के सब जगहों की प्रॉपर्टी उनकी अपनी ओन प्रॉपर्टी यानी सरकारी प्रॉपर्टी, मुसलमानों की खुद की प्रॉपर्टी है। आप किसी के खुद के मिल्कियत के ऊपर अपने लोगों को लाके कैसे खड़े कर सकते हैं? ये एक चिंता का विषय है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर अभी तक के जो इतिहास बता रहे हैं कि यहाँ पर हर वो चीज़ जो कहीं न कहीं उनको लगता है कि यार ये चीज़ इस देश के लिए धरोहर है, उनकी दावेदारी शुरू हो गई। आप बाबरी मस्जिद के मामले में देख लीजिए, ज्ञान-व्यापी के मामले में देख लीजिए, बाकी जगह के और जो-जो उनके डिस्प्यूट है उसको देख लीजिए। तो कहीं न कहीं इनका इंटेंशन शुरू से गलत रहा। बिल की मुखालिफत क्यों होनी चाहिए या बिल की मुखालिफत हो क्यों रही है? लोगों को समझ में आ रहा है कि साहब जब हम उनके मामलात में नहीं जा रहे थे, तो वो हमारे मामलात में क्यों आए? इसमें सबसे बड़ा जो फेल्योर रहा है, मेरी नज़र में, मैं बार-बार जो किसी पे उँगली नहीं उठाना चाहता क्योंकि हमारे इदारे यकीनी तौर पे अच्छे तरीके से काम ही कर रहे होंगे। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इसमें भूमिका क्या रही? अगर इतना बड़ा स्टेप हुआ है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से के बिना मशवरे के ये बिल ड्राफ्ट कैसे हुआ? और अगर उनकी मालूमात में बिल ड्राफ्ट हुआ, तो लोगों को पहले से अवेयर क्यों नहीं किया गया? इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका पे भी शक की सुई घूमती है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ज़िम्मेदारियों से मुस्लिम पर्सनल लॉ फारिग नहीं हो सकता। आज आखिरी के 3 दिन में इतना भूचाल क्यों मचा हुआ है कि मेल करिए, ये करिए, वो करिए। आज आप देखिए 1 करोड़ 25 लाख मेल हुए हैं। जिस देश की आबादी 35 करोड़ है मुसलमानों की, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ऑफिशियल फिगर सरकार से बोलिए कि अगर ये मेरा फिगर गलत है 35 करोड़ का, तो वो कहीं न कहीं जो है आधार कार्ड की जो डेटा है, उसको लोगों के सामने डिस्क्लोज़ कर दें कि साहब इसमें जो आंकड़ा 35 करोड़ का नहीं है करके। अब मुझे बताइए 35 करोड़ में सबसे ज़्यादा जो यानी आबादी वाला जो सेगमेंट है, वो सुन्नी जमात है। सुन्नी जमात के ही दरगाहों पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के ऊपर आफ़त आई है। तो जब 35 करोड़ लोगों में सिर्फ़ सवा करोड़ लोग ही मेल कर पा रहे हैं, इसका मतलब लोगों को आज भी अपनी प्रॉपर्टियों से कोई लेना-देना बचा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का काम था, जब हमने उनको इलेक्टेड बॉडी किया हुआ है, उनको अपॉइंटेड बॉडी किया हुआ है, उनकी ज़िम्मेदारी थी पूरे मुल्क के मुसलमानों की हिफाज़त की ज़िम्मेदारी लेके चलने वाले ग्रुप है, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी। जब बिल ड्राफ्ट हो रहा था तभी से लोगों को अवेयर करते, कभी इससे प्रॉपर्टी पे हमारे क्या असर होने वाला है, इस इन प्रॉपर्टियों के जाने से आने वाली नस्लों के लिए क्या नुकसान होने वाला है। इस पे कहीं पर भी कोई हलचल नहीं हुई। अचानक में आखिरी के हफ्ते 1 हफ्ता पहले आपकी मस्जिदों में और इसमें पूरा भूचाल मच गया। तो जब उनके लोगों ने आज उनका अगर आप ग्राफ देखोगे तो वो 3 करोड़ के ऊपर मेल कर चुके हैं। मुसलमानों का सवा करोड़ रुपए सवा करोड़ मेल है। तो यकीनी तौर पे जब ये पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों फिगर जाएँगे, तो ये बिल के पास करने में उनको क्या दिक्कत होने वाली है? और जब बिल पास हो जाएगा और उनके लोग हमारे बीच में आके बैठेंगे तो कहीं न कहीं इसका असर आने वाले वक़्त में आपको नज़र आएगा। तो ये तमाम जो चिंताएँ हैं, इसके ऊपर लेके मुसलमानों में कहीं न कहीं बेचैनी का माहौल पैदा हुआ है। तो इसमें केंद्र सरकार को जो है अधिक शक्ति देने का प्रावधान है और केंद्र सरकार को या मरकज़ी हुकूमत को ज़्यादा ताकत देने का जो मतलब क्या है और क्या इससे राज्य सरकारों की जो भूमिका है
इसमें कमजोरी आई? देखिए, अभी आप इसको इस तरह से समझिए कि आप यहाँ जो 32 राज्य हैं, 32 से 34 राज्य हैं, हर राज्य में एक ही माइंडसेट की हुकूमत को कायम करना इनके बस की चीज़ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक अभी जो ड्राफ्ट किया है उसके तहत सेंटर के पास में पूरे पावर्स रखा हुआ है और राज्यों के पावर्स उन्होंने कम करने की कोशिश की है, क्योंकि वो जानते हैं सेंटर में उनको हुकूमत बनाना बहुत आसान है, हर राज्य में हुकूमत बनाना आसान नहीं है। आप इसको इस तरह से समझिए कि आपकी जो बॉडी होती है, आपके जो 9 लोगों की या 7 लोगों की एक बॉडी बनती है, उसमें उपाध्यक्ष का जो रोल होता है वो अपॉइंटेड आदमी होता है, लेकिन जो पावर्स होता है अध्यक्ष के पास होता है। उपाध्यक्ष सिर्फ नॉमिनल स्टैंप होता है, जॉइंट सेक्रेटरी नॉमिनल स्टैंप होता है, रबर स्टैंप होता है। उसी तरह से राज्य सरकारों को इन्होंने रबर स्टैंप बना दिया है। राज्य सरकार को कुछ भी फैसला लेने के पहले अब केंद्र सरकार से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी इस बिल के बाद में। अभी तक सरकारों के पास में राज्य सरकारों के पास में एक स्पेशल पावर था कि वो अपने पावर से फैसले ले सकती थी वक्त संपत्तियों के मामले में। जैसा आप देखिए अंबानी का जो मकान बना हुआ है, तो उसको वक्त प्रॉपर्टी थी, उसके बावजूद भी सरकार ने फैसला लेके उनको वो 99 साल की लीज पे दे दिया। तो एक पावर था। अब उनको अगर कोई चीज करना है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो कर पाएंगे। और ड्राफ्ट के आधार पर वो करना है तो केंद्र सरकार के मर्जी दिए हुए आपको जो फैसले है उसको यहाँ पर लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की तरफ चली गई है। उनकी अब भूमिका कुछ भी नहीं बचेगी इसमें। जी। ये जो बिल है इसका विकल्प क्या हो सकता है? क्या वक्त संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए आपके पास कोई मशवरा या कोई ख्याल हो तो वो भी जो है उसका इजहार करें। सर देखिए, विकल्प विकल्प के रूप में अभी फिलहाल हमारे पास में सिवाय अपने लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा इसका विकल्प फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टियां आपकी ओनरशिप में। आप सबसे पहले समझिए कि 35 करोड़ मुसलमानों की ओनरशिप में प्रॉपर्टी है। अब इन प्रॉपर्टियों को सरकार एक गलत रास्ते से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार चाहती है कि ये जो हम लोग है जो है इनको कहीं ना कहीं कमजोर करने के लिए उन्होंने आपको बताया कि मैनेजमेंट में 2 लोगों का, गैर मुस्लिमों का लेके आना, यही सरकार की नीयत पे सवाल उठाता है। अब इसका विकल्प आप जो जमीनी स्तर पे अगर देखते हैं तो हमको हमारी प्रॉपर्टियों की वैल्यू समझना पड़ेगा, हमको हमारे अपने इदारों की वैल्यू समझना पड़ेगा। जो आज प्रॉपर्टियां है उसको सही तरीके से अपने कब्जे में रखने के लिए कानूनी तौर पर उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अभी फिलहाल सरकार ने हमारे सामने विकल्प छोड़ा नहीं है। और अगर मान लीजिए वाकई में लोग ईमानदार है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने और जो एक दिन बचा हुआ है तो इसमें इतने मेल कर देना चाहिए कि सरकार को लगे कि मुसलमान जागरूक है। 35 करोड़ लोगों में एक 1.25 करोड़ लोगों ने अगर मेल किया है तो फिर सरकार के लिए हम कहीं मैटर नहीं करते। दुनिया के अन्य जो देश है या जो और जो मुल्क है, वक्त संपत्तियों का प्रबंधन वहाँ आपको अगर मालूमात हो तो थोड़ा सा उसके बारे में सही बताइए कि वहाँ कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है, तो और हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। देखिए, इंडिया छोड़ के बाकी जहाँ पर भी बाकी अदर कंट्रीज में आप कहीं पर भी देखोगे तो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है वो धार्मिक रूप से उन्हीं समाज के लोगों के प्रबंधन में, उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार वक्त की प्रॉपर्टियां चल रही हैं। और इंडिया में भी सेम कानून के तहत में अभी तक चल रहा था। 1995 में जो इन्होंने 1957 बाद में 1995 में जो अमेंडमेंट लाया, उस वक्त में जो भी हुकूमत रही हो उन्होंने जो अमेंडमेंट लाया है वो कहीं ना कहीं पहली मरतबा हमको धक्का पहुंचाने की कोशिश थी। पूरे वर्ल्ड में वक्त की जो प्रॉपर्टियां हैं वो उसी धर्म के मानने वाले, उससे हमको सीखना ये पड़ेगा कि भैया जहां पर जिसकी जो बाकी देशों के नियम है और मुसलमानों का अपना एक पर्सनल लॉ बोर्ड है, मुसलमानों का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। हम देश के कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन मुस्लिम का जो दीन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, हम उसके बाहर जाके काम नहीं कर सकते। हम किसी आज तक का इतिहास है, पूरे वर्ल्ड का इतिहास है कि कोई अगर ये साबित कर दे कि गैर मुस्लिम के पैसे से कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी मुस्लिम की बनी हो तो मुझे बताइए। आज तो हमारे जो कानून, जो इस्लामिक जो कानून बना हुआ है कि अगर मस्जिद में किसी गैर मुस्लिम का 1 रुपया भी लग गया तो मस्जिद डेमोलिशन करने का ऑर्डर है। तो ऐसी सूरत में हमारे लोग किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन हमारी बनाई हुई प्रॉपर्टी, हमारे खुद के मिल्कियत से बनाई हुई प्रॉपर्टी पे कोई और कब्जा करे, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बेहद दुख की बात है। जी। आपके हिसाब से सभी पक्षात लेकर क्या सहमति बनाई जा सकती है? क्या देखिए, सोचते हैं?
सभी लोगों को साथ में लेकर सहमति बनाने का जो माहौल है इस देश में नहीं बचा। आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर एक वर्ग विशेष को ताकतवर बना के बाकी लोगों को कमजोर बनाने की जो साजिश चल रही है, उसके तहत आप सर्व लोग अभी आप देख लीजिए कि देश के अंदर हिंदू वर्सेस बाकी अदर कौम, आज जो चल रहा है देश के अंदर हिंदू वर्सेस अदर कौम है। अगर मैं देश की जनसंख्या के आधार पर बात करूं तो 35 करोड़ मुसलमान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आंकड़े हैं। 25 करोड़ क्रिश्चियन है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं। सिख संगत के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि 5 करोड़ इस देश में सरदार है। अगर ये तीन कौम को बात करूँ तो 65 करोड़ होते हैं और देश की आबादी 135 करोड़, तो 70 करोड़ वर्सेस 65 करोड़ तो तीन ही कौम है। तो क्या इन तीन कौम के आज ये वर्क प्रॉपर्टी पे हमला नहीं है? इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा नुकसान में आने वाली कौम है वो क्रिश्चियन होगी, क्योंकि क्रिश्चियनों के तमाम प्रॉपर्टी जो है लीज पे है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में उनको लीज पे दी हुई प्रॉपर्टीज है जो आज कहीं ना कहीं प्राइम लोकेशन पे है। तो सेकंड नंबर इन्हीं का आने वाला। तीसरे नंबर पे सिख कम्युनिटी आने वाली है, क्योंकि सिख कम्युनिटी की जो प्रॉपर्टीज है, जैसा मुस्लिमों की वर्क प्रॉपर्टीज है, उनके भी लोगों की अपनी वर्क की हुई प्रॉपर्टीज है, वो आने वाले हैं। आज चौथे नंबर पे जो आने वाला है वो बौद्ध समाज है, क्योंकि बौद्ध समाज के 95% जो जगह है वो गवर्नमेंट की जगह पे उनके विहार बने हुए हैं। तो ये धीरे धीरे करके अभी सिर्फ मुसलमानों का चेहरा दिख रहा है, आज इसके शिकार हर कौम होने वाली है। और इस बात का मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब है कि सबको मालूम है कि इसके बाद हमारा नंबर है, लेकिन इस मामले में कोई भी कौम ने आगे आके इनिशिएटिव नहीं लिया या वर्क बोर्ड के लिए किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसका मतलब लोग बहुत डरे हुए हैं और एक साथ बैठ के अब कोई फैसला लेने की कंडीशन में सरकार ने किसी को रखा नहीं है। जी बस सही बात। अगर मान लो खुदा न खास्ता ये बिल पास हो पारित हो गया, तो आपके हिसाब से क्या सरकार जो है उसके जो इफेक्ट हो गए या उसके असरात जो सामने नजर आएंगे, तो उससे निपटने के लिए तैयार आपको नजर आती है कैसा? देखिए, ये बिल पास होने की गुंजाइश जो है, अभी आप समझ लीजिए कि हम 75% वो बिल पास होने की गुंजाइश है। देखिए, ये जो बिल है, ये बिल से आज जिस तरह की हालात बने हैं, इससे निपटने के लिए अब हमको ही इसमें कोई बड़ी प्लानिंग मुस्लिम कम्युनिटी को मिलके कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसके वजह से हम आने वाले वक्त में अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए एक अच्छी कंडीशन तैयार कर पाए। इसके लिए हमको अब हमारे बीच में जो आपसी डिस्प्यूट है, हमारे बीच में डिस्प्यूट यानी कोई बहुत बड़े हमारे कोई ऐसा आपसी झगड़े नहीं है, डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट यानी हमारे वैचारिक रूप से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में जुड़ाव नहीं होने का हमारे बीच में थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, और वो होना भी चाहिए। एक परिवार में 6 लोग हैं तो 6 लोगों का जहन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन इस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अब सबको, अपना घर अगर टूटने वाला है तो सभी 6 भाइयों को इकट्ठा बैठ के बचाने के लिए लंबी प्लानिंग के तहत में काम करने की जरूरत है। जी मैं चाहता हूँ कि एक फिर से जरा सा आसान लफ्जों में इसकी संजीदगी लोगों को पता चले। तो इसमें जो नुकसानात है वो थोड़ा सा एक दफे आप समझाइए कि एक आम जो मुस्लिम है या एक आम जो भारतीय है उसको समझ में आए। तो थोड़ा सा उसको मैं चाहता हूँ कि दोबारा आप इसके नुकसानात बताएं। देखिए, इसका सबसे पहला जो नुकसान होगा कि आप ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को का मैनेजमेंट जो है वो आपके 7 लोगों की कमेटी के अंदर 5 लोग नए जुड़ेंगे, जो कंपल्शन होगा, जो कंपल्शन होंगे। 2 नॉन मुस्लिम होंगे, एक लेडीज का कंपल्शन आएगा इसके अंदर, और उसके साथ में आपको 2 लोग जो है वो दूसरी कम्युनिटी से, जो बोहरे कम्युनिटी का आज तक इन्वॉल्वमेंट नहीं था वो आएगा। शिया कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट आपके सुन्नी बोर्ड में नहीं था, उनका इन्वॉल्वमेंट आएगा। साथ में जो लोग वहां पर मौजूद है उनके साथ में आपको कोऑर्डिनेशन बना के अब वहां के फैसले लेना पड़ेगा। आज अगर मान लीजिए आपकी 10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, आप वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो और उन्होंने कहा कि साहब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमको 50% का रिजर्वेशन चाहिए, तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये सरकारी नियमों के अनुसार बैठे हुए लोग हैं और अपॉइंटेड लोग हैं। आप उनके अपॉइंटमेंट पे कहीं ना कहीं चैलेंज की कंडीशन में नहीं रहोगे। तो ऐसी सूरत में अब हमारे लिए जरूरी है कि हम कहीं ना कहीं अपने प्रबंधन को मजबूत करने के उद्देश्य से हमारी प्रॉपर्टियों की लीगल जो पॉइंट्स है उस पर हमको मालूमात हासिल करना होगा। हमको उसके लिए कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में एक मुट्ठी बनकर खड़े रहने की जरूरत पड़ेगी। वरना आने वाले वक्त में सरकार इन तमाम प्रॉपर्टियों को, आप इसमें मस्जिदें होंगी, इसमें दरगाहें होंगी, मदरसे होंगे, और इनके लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर देगी। आप यकीन मानिए, आने वाला वक्त अगर आपने और हमने हयात में देखा तो ये भी वक्त अगर इसको हमने आज नहीं रोका तो ये नुकसान होने वाला है कि आपकी मस्जिदों पे नियम लागू हो जाएंगे। वो आपको बोलेंगे कि साहब आप अजान जो है माइक पे नहीं होंगी, आप अपने मोबाइल से अलार्म लगा के अजान सुनिए और मस्जिद में आइए, और मस्जिद में आके आप वहां पर बाकी एक्टिविटीज नहीं कर सकते। आप नमाज पढ़िए, ताला लगाइए और घर जाइए। ये भी नियम आ सकता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हमको जो सेकंड दर्जे का नागरिक बना के इस देश में रखना है, और वो उसी के तहत में साजिश रच रहे हैं। तो
इस तमाम छोटे-छोटे जो नुकसानात हमको आने वाले वक़्त में होने वाले हैं, जो बड़ा गड्ढा बनने वाला है, उससे निपटने की तैयारी हमको आज ही करनी है। वरना आप इस बात का अंदेशा मत रखिए कि कहीं आपके लिए कोई फरिश्ता आने वाला है। आप एक बात समझ लीजिए कि जो नियम बन रहे हैं, वो कहीं न कहीं आने वाले वक़्त में आपकी सिटीज़नशिप को कमज़ोर करने के लिए कि बनाए जा रहे नियम हैं। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि इतने सारे बिल पास होने के बाद भी आज हमारी कौम अभी तक बड़े रूप में एनआरसी के बाद में सड़क पे नहीं आ पाई। नियम पास होते गए, आज भी एनआरसी की तलवार हम पे टंगी हुई है। मुसलमान आज भी अपने फ्यूचर से बेखौफ होकर घूम रहा है। तो इसके लिए कहीं न कहीं हमको फ़िक्रमंद होना पड़ेगा। तमाम लोगों को, जो फ़िक्रमंद लोग हैं, उनको इकट्ठा बैठना होगा और बैठकर इसके हल की तरफ कदम उठाना होगा। एनडीए एनडीए में जो अपने आप को सो कॉल्ड सेक्युलर कहती है, एक चंद्रबाबू नायडू की पीडीपी और एक नीतीश कुमार की जो है बीजेपी और इसी तरीके से चिराग पासवान की। तो आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है कि सरकार से या एनडीए सरकार से जो है, तो आपको क्या उम्मीद है? देखिए, ये जो लोग हैं, आप एक बार देख लीजिए, अभी ये जो बिल का जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है, ये बिल को का ड्राफ्ट जो है, यानी जब आपका वोटिंग खत्म होगा, उसके बाद में ये पार्लियामेंट में वोटिंग के लिए रखेगा। आप एक बात समझ लीजिए, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या उनके साथ जुड़े हुए बाकी लोग हो, ये लोग सरकार के विरोध में वोट नहीं करेंगे। आप भूल जाइए कि ये लोग सरकार के विरोध में वोट करने की कंडीशन में हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इनको आने वाले समय में अपने लोगों को चलाने के लिए कहीं न कहीं फंड की ज़रूरत है और ये फंड इनको सरकार में रहते हुए हासिल हो सकता है। रह गई बात जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, एमआईएम हो या बाकी पार्टियाँ हों, तो इनका कहीं न कहीं आप देखिए स्टैंड इस मामले में क्लियर नहीं है। आज कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टी क्यों नहीं रोड पे आकर इस बिल का विरोध कर रही? क्यों नहीं बाकी लोग जो उनके समर्थन में है और एनडीए सरकार के साथ में, उनको छोड़ दीजिए। वो तो यानी अपने मफाद के लिए ही वहां पर गए हैं और जब तक उनका मफाद है, जब तक कि वो आपके विरोध में काम करेंगे। जिस दिन ये हो जाएगा, उसके बाद में बाहर आके आपके साथ में आपका रोनर, मगरमच्छ के आंसू बहा के आपका रोनर रोएंगे कि मुसलमानों के साथ में ये हो रहा, वो हो रहा। आज ये बिल पास करते वक्त में आप देखिए, वोटिंग के टाइम पे ये जो उनकी मेजोरिटी है वो 100% वोट करेंगी। हो सकता है कि जो विपक्ष के कुछ लोग हैं वो भी उसके फेवर में वोट कर दें। तो इसके अंदेशे इसको आप यानी ऐसा कहीं बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकते। ये जो है, ये लोग मफाद परस्त लोग हैं। इनको इनको अपने मफाद के लिए सब चीज़ें चलती है और उनको पता है कि ये जो बिल पास होने के बाद में कहीं न कहीं उनके लिए संपत्तियों का रास्ता खुलेगा, उनको संपत्तियों पर कब्ज़ा करने के रास्ते खुलेंगे। आज वो सरकार में बैठे हैं और जो वक़्फ का जो बोर्ड बनेगा, उसको अपॉइंटमेंट करने का इख्तियार ही सरकार के पास होता है। तो इनके लोग ही वक़्फ के कमिटियों में जाएँगे ना, तो वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है, तो आने वाले समय में इनके अपने लोगों के लिए खुलेंगी। तो ये क्यों विरोध करने वाले? सवाल कहिए या मेरी दरख्वास्त कहिए कि आप जो है आम जनता को आप क्या अपील करना चाहते हैं? सर, एक ही अपील है कि अब जो चीज़ें हैं, जब हमारे सर से छत टूटने वाली है, तो घर में रहने वाले तमाम लोगों को इकट्ठा आना चाहिए। साथ में उन पड़ोसियों को भी हमारे साथ आने की अब ज़रूरत है, जिनका घर हमारे स्लैब से चिपका हुआ है। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सरदार है और बौद्ध कम्युनिटी है। इनको भी अब हमारे साथ आना उनकी मजबूरी होना चाहिए, ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब छत हमारा टूटेगा, तो यकीनी तौर पे स्लैब आपका भी गिरेगा और आपके भी घर के अंदर वही कंडीशन होंगी जो हमारे घर के अंदर है। तो उस तमाम चीज़ों के लिए सबसे पहले तो हमारे बीच में जो अ, ग्रुप्स है, तमाम ग्रुप्स को बैठ के इस पे बात करनी चाहिए। क्योंकि अब कुछ बचेगा नहीं, तो हमारा वजूद क्या रहेगा? और जब वजूद ही नहीं रहेगा, तो दुय्यम दर्जे की नागरिकता हमारे नाम पे लिखी भी है और फिर एनआरसी लागू होने के बाद में तो फिर तो हिसाब किताब भी पूरा हो जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों से डर कर कहीं न कहीं हमको अपने आपस में जो मतभेद है भुलाकर इस तमाम मसले पर संजीदगी के साथ बैठ के कोई बड़े फैसले की अब ज़रूरत है। जी। और मैं अपील करता हूँ कि तमाम लोग इस पे संजीदगी से सोच के काम पे लगे। वक़्त का इंतज़ार ना करें कि कोई फरिश्ता ज़मीन पे आके आपको अब कोई मदद करने वाला है। अल्लाह ने आपके लिए जो वक़्त पैदा की है, अब उसी से आपको जो भी करना है आपकी ज़िम्मेदारी। बहुत बेहतरीन तरीके से बेबाकी के साथ और जानकारी से भरपूर आपका जो तजिया था इस बिल पर, आपका जो तबसरा था इस बिल पर, मैं उसके लिए मध्य भारत टाइम्स और अल्फाज हिंद की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।